स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 18 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई है। जब मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दो कि बिहार के कई जिलों में बारिश ने गर्मी से राहत तो दिलाई है, लेकिन कुछ जगहों पर वज्रपात के कारण 9 लोगों की जान चली गई है। इसमें बक्सर में 4, पश्चिमी चंपारण में 3 और लखीसराय और फिर कैमूर में एक शख्स की जान गई है। यह घटना के बाद लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। इधर मौसम विभाग ने पहले ही बिहार के कई जिलों में बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया था। जहाँ आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, जमुई, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान में तेज हवा के साथ बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लोगों से मौसम विभाग ने सावधान रहने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र दक्षिण बिहार में देर शाम में से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। दोस्तों बिहार में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। जब कमला बलान नदी उफना गई है। दरभंगा में दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया है। आपको बता दो कि बिहार में बाढ़ के हालात बनने लगे हैं जब कमला बलान नदी अचानक ऊपर गई है। दरभंगा के गोराबराम प्रखंड के कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। जब नदी में पानी अचानक बढ़ने से निचले इलाकों के खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जब कई खेतों में फसलें डूब गई है। भाड़े पर नाव लेकर के लोगों को आना जाना पड़ रहा है। वहीं पर दरभंगा की गोराबराम प्रखंड की गोरामन सिंह और फिर आधारपुर पंचायत के लोग मुश्किल में घिर गए हैं। इन पंचायतों के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क भंग हो गया है। दोस्तों जल्द ही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये योजना छोटे और फिर सीमांत किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक बड़ा जरिया है, जिसके तहत हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक इस योजना की 19 किस्त जारी हो चुकी है और अब किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ जरूरी शर्तों को पूरा न करने वाले किसानों को दिक्कत हो सकती है। जब आपको बता दें कि 20वीं किस्त कब आएगी ये भी सवाल है और किन किसानों को परेशानी हो सकता है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इसी महीने। खबरों में दावा किया जा रहा है कि ये किस्त 20 जून 2025 को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जारी की गई थी। आपको बता दूं कि अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपने ज़रूरी दस्तावेज और शर्तों को अभी से दुरुस्त कर लें ताकि पैसा आने में कोई भी रुकावट ना हो। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका मकसद छोटे और फिर सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे अपनी खेती और फिर दूसरी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में हर 4 महीने में उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर किन किसानों को दिक्कत हो सकती है। तो आपको बता दूं कि 20वीं किस्त का पैसा पाने के लिए कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर आपका पैसा अटक सकता है। जब वह ई-केवाईसी पूरा ना करना। ई-केवाईसी अब पीएम किसान योजना का अनिवार्य हिस्सा है। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरा नहीं की है तो फिर 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आ सकता है, अटक सकता है। अब सवाल है कि आखिर क्या करें। तो आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर के अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है तो फिर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाएं, वहां आपकी ई-केवाईसी आसानी से हो जाएगी। दोस्तों अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का ट्रायल रन शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि अररिया टू गलगलिया बहुचर्चित नई रेल लाइन पर कल ट्रायल रन किया गया। इस मौके पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, मालेगांव रेंज के GM कंस्ट्रक्शन सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस रेलखंड में ट्रेन के परिचालन का ट्रायल हुआ है। अररिया टू गलगलिया 110 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस रूट पर आज ट्रेन परिचालन का ट्रायल किया गया है। ये रेल लाइन पूर्वोत्तर बिहार को उत्तर बंगाल और फिर पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का वैकल्पिक रेल मार्ग है। इस रूट में एक हॉल्ट सहित 11 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। इस रूट पर जल्द ही ट्रेन परिचालन शुरू होगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा।
दोस्तों क्या आपको पता है कि एक कट्ठा जमीन में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, यानी कितने स्क्वायर फीट जमीन को एक कट्ठा कहा जाता है। जमीन की खरीद बिक्री या फिर माप जोख की बात हो और फिर कट्ठा का जिक्र ना आए, ऐसा बिहार में मुश्किल है। बिहार में जमीन की नाप के लिए आमतौर पर स्थानीय इकाइयों का उपयोग किया जाता है, यानी कि कट्ठा, जिनमें कट्ठा, धुर, बिस्वा और फिर एकड़ प्रमुख है। इनमें सबसे अधिक प्रचलित है कट्ठा, लेकिन बहुत से लोग अभी भी यह स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि एक कट्ठा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार में परंपरागत रूप से एक कट्ठा बराबर 1361 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फीट माना जाता है। ये माप राज्य के अधिकांश जिलों में मान्य है, खास करके उत्तर और फिर मध्य बिहार में। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में ये माप थोड़ा अलग हो सकता है। वहीं पर संक्षिप्त रूप में कुछ आम माप के बारे में अगर बात की जाए तो एक कट्ठा बराबर 20 धुर होते हैं। वहीं पर एक धुर बराबर 68 स्क्वायर फीट होते हैं। वहीं पर एक कट्ठा बराबर 20 × 68.0625 बराबर 1361.25 स्क्वायर फीट होते हैं। वहीं पर एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, यानी कि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा × 1361.25 बराबर 27,225 स्क्वायर फीट। वहीं पर एक एकड़ बराबर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। हेक्टेयर के बारे में बात किया जाए तो एक हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ होते हैं, यानी कि एक हेक्टेयर 1,07,639 स्क्वायर फीट होते हैं। दोस्तों जमीन सर्वे को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब हर दिन ये काम होगा। दरअसल बात यह है कि बिहार में भूमि सुधार विभाग अब हर एक सप्ताह भूमि सर्वेक्षण की समीक्षा करेगा। मंगलवार को यहां पर आयोजित समीक्षा बैठक विभागीय सचिव जय सिंह ने जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है। कहा कि वे साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेजें। यह सचिव ने कहा कि विभागीय मंत्री संजय सरावगी इस समय जिलों में राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, जहाँ उनकी अगली समीक्षा के एजेंडा में भूमि सर्वेक्षण भी शामिल होगा। सचिव ने पहले और फिर दूसरे चरण के सर्वे वाले जिलों की समीक्षा की है, जब कहा कि सर्वेक्षण के सभी काम ऑनलाइन किए जाएं। आपको बता दें कि प्रथम चरण के जिलों में पर्याप्त 4,05,752 में से 3,77,199 का निष्पादन किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक प्राप्त कुल 1 एकड़ 94,43,072 घोषणा को जल्द अपलोड कराएं। यह दूसरे चरण में चल रहे सर्वेक्षण के जिलों के अधिकारियों को विस्तारवार खानापुरी एवं त्रिसीमाना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूल में भी जल्द ही बाहर आने वाली है। दरअसल कभी जिन स्कूलों की पहचान टूटी बेंच, धूल भरे ब्लैक बोर्ड और बिजली की कमी से होती थी, वहां अब कीबोर्ड की आवाज़ गूंजेगी। स्क्रीन पर गांव का बच्चा भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएगा। जब बिहार में शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, वह अब क्लासरूम से कंप्यूटर तक पहुंचेगी। जहाँ राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू करने का निर्देश दिया है। अब तक बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा सिर्फ माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग के नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही 6वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को भी कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। जहाँ पहले चरण में राज्य के यानी कि बिहार के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब और फिर स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कंप्यूटर शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल की थी। उसके बाद ये प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सौंपा गया और अब इसे वित्तीय विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। शुरुआती चरण में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। जहाँ इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और फिर विद्यार्थियों को बेसिक कंप्यूटर ज्ञान वाली किताबें दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 3रे, 4थे और फिर 5वीं कक्षा के छात्रों को भी कंप्यूटर का परिचय कराया जाएगा। दोस्तों गांव देहात में घूम घूम करके और लोगों की मूलभूत समस्याओं को समझ करके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपना अलग स्थान पक्का कर लिया है। इस बीच बिहार के कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो कि प्रशांत किशोर की जाति पांडे का जिक्र करके उनका विरोध कर रहे हैं। या तेजस्वी यादव की आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार का जेडीयू, कोई इसे अछूता नहीं रहा है। जहाँ ऐसे लोगों को यूट्यूबर खान सर ने नसीहत दी है। जहाँ खान सर ने प्रशांत किशोर का बचाव करते हुए तमाम लोगों का जिक्र किया है जो प्रशांत किशोर में कमियाँ निकालने की जगह जाति में दिलचस्पी रखते हैं। जहाँ ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी खान सर की जद में आते हैं, जहाँ क्योंकि उनकी नाक के नीचे आरजेडी के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की जाति का जिक्र करके विरोध करते हैं। जहाँ खान सर के इस अंदाज ने बिहार पॉलिटिक्स में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल बात यह है कि प्रशांत किशोर का बचाव करके बिहार पॉलिटिक्स में नई ऊर्जा खान सर छेड़ गए हैं।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। इस हलचल का केंद्र में दो नाम काफ़ी चर्चा में हैं। एक भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और दूसरा है यूट्यूबर मनीष कश्यप। इन दोनों की हालिया मुलाकात ने बिहार की सियासी फिजा में नए कयासों को जन्म दे दिया है। जहाँ अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। दरअसल बात यही कि लखनऊ में पवन सिंह मनीष कश्यप की मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में पवन सिंह की मां मनीष कश्यप को आशीर्वाद देते नजर आ रही है। जब पवन सिंह के गले में पीले रंग का पट्टा भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसे जनसुराज पार्टी के प्रतीक रंग के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि पवन सिंह के जनसुराज पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। जब मनीष कश्यप जो कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, अब पार्टी से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में उनका पवन सिंह से मिलना, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना राजनीतिक संकटों से भरा हुआ माना जा रहा है। चर्चाएं हैं कि मनीष कश्यप भी जनसुराज के संपर्क में हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की राजनीति में एंट्री कोई नई बात नहीं है। उन्हें बीजेपी ने पिछली बार आसनसोल से लोकसभा टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर करके बीजेपी की गणित बिगाड़ दी थी। दोस्तों, बिहार भाजपा सांसद अशोक यादव के बेटे के लापता हो जाने के बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई थी। इसके बाद बीजेपी सांसद ने भी हंगामा कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के मधुबनी से बीजेपी के लोकसभा सांसद अशोक यादव के लापता बेटे विभूति यादव का पता चल गया है। दरअसल विभूति यादव को दरभंगा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभूति रविवार को अचानक लापता हो गए थे, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं पर सांसद के बेटे के लापता होने के बाद प्रशासन में हरकंप मच गया था। इस दौरान सांसद अशोक यादव ने विभूति के बारे में जानकारी लेने के लिए पड़ोसियों और फिर रिश्तेदारों को भी काम में लगा दिया था, लेकिन विभूति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद सांसद ने खुद दरभंगा के लहरिया सराय थाने को लिखित रूप से इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत मामले की जाँच शुरू कर दी और फिर गली गली में उसकी तलाश शुरू कर दी। जहाँ वहीं फिर दरभंगा पुलिस ने आज सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन मोड़ के पास एक बगीचे से विभूति को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पर जब सांसद अशोक यादव का बेटा मिल गया तो फिर सांसद अशोक यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक बेटे से बात नहीं हुई है। जब उसने कुछ खाया भी है या नहीं ये भी नहीं पता है। पूरी रात वह सोया नहीं है। जब उसके शरीर पर मच्छरों के काटने के निशान हैं। बेटे से बात करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वह क्यों और कहां गया था। बेटे के लापता होने के बाद से ही परिवार काफ़ी परेशान है। सांसद ने कहा है कि बेटे से बात करने के बाद जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुखिया और सरपंच को 7500 रुपये हर महीने मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 50% तक बढ़ोतरी की गई है। इससे बिहार के जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। अब हर महीने मुखिया और सरपंच को 7500 रुपये मिलेंगे। जब पहले उन्हें 5000 रुपये मिलते थे, इस तरह उप सरपंच और फिर उप मुखिया को अब 3750 रुपये मिलेंगे। पहले उन्हें 2500 रुपये मिलते थे। इसी तरह वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और फिर जिला परिषद सदस्य के मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं पर सरकार ने जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में वृद्धि के साथ साथ मुखिया के पावर में भी बढ़ोतरी की है। मुखिया पहले मनरेगा से पंचायत में होने वाले काम के लिए 5 लाख रुपए की योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। जब विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने बताया है कि 5 लाख से अधिक राशि की योजनाओं के लिए उन लोगों ने को मनरेगा को के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से स्वीकृति लेना पड़ता था। दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव के जरिए भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। पूरा एनडीए लालू यादव और परिवार पर हमलावर है। यहां तक कि बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नोटिस तक भेज दी है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की जमकर की तारीफ की है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पिछड़ों और दलितों का मसीहा तक बता दिया है। ये कहना जेडीयू विधायक का है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव कभी भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। जब उनकी सरकार बनी तो फिर उन्होंने पिछड़े वर्गों को आवाज़ दी, उन्होंने पिछड़े समुदाय को जगाया और ऊंची जातियों के वर्चस्व को ख़त्म करने की कोशिश की। अब उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है और वह पैर चरा करके बैठते हैं, पैर नहीं हटाया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वे भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। दलित बस्ती में जाकर के वे उनसे मिलते थे, उनके हालात को सुधारने की पूरी कोशिश उन्होंने की है।
दोस्तों, बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर बिहार के व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र मुजफ्फरपुर से दरभंगा, पूर्णिया और मोतिहारी की यात्रा अब और आसान होने वाली है। जहां NHAI ने NH 27 पर मुजफ्फरपुर से दरभंगा होते हुए पूर्णिया और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी को जोड़ने वाली 4 लेन सड़कों को 6 लेन में बदलने की परियोजना शुरू कर दी है। इस कदम से न केवल यात्रा का समय बचेगा बल्कि सड़क सुरक्षा में भी काफी ज्यादा सुधार होगा। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस बारे में बताया है कि इन सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव और फिर सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मौजूदा 4 लेन सड़कें अब ट्रैफिक के बोझ को संभालने में मुश्किल का सामना कर रही है। 6 लेन सड़क बनने से यातायात का दबाव कम होगा, जिससे सफर सुगम और फिर सुरक्षित होगा। जल्द ही इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। ये परियोजना सड़क सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगी। इस 6 लेन सड़क परियोजना का सबसे बड़ा फायदा उत्तर बिहार के व्यापारिक और फिर औद्योगिक क्षेत्रों को भी होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और मोतिहारी जैसे शहर व्यापार और फिर कृषि के प्रमुख केंद्र हैं। बेहतर सड़क संपर्क से इन शहरों के बीच माल और फिर सेवाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मर्यादा की सीमा लागने को आतुर है। इस बार तो इसके लिए पर्याप्त आधार भी मिल गया है। जब नवगठित आयोगों और फिर बोर्डों में सत्ताधारी NDA के नेताओं के स्वजनों और फिर रिश्तेदारों को स्थान दिए जाने पर विपक्षी राजद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यह 2 दिन पहले प्रेस वार्ता करके सरकार को जमाई आयोग बनाने की राय दे चुके तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो प्रस्तुत करके जमाई आयोग में भी विशेष लोगों को ही प्राथमिकता दिए जाने का जिक्र किया है। ये उल्लेखनीय वस्तुतः कटाक्ष है और फिर इसके लिए पैरोडी का बखूबी उपयोग किया गया है। AI की सहायता से बनाया गया वीडियो और फिर गीत में दामाद का बार बार जिक्र किया गया है। अपने आरोपों को पुष्टि करने की मंशा से किया गया है। वीडियो के साथ तेजस्वी यादव लिखते हैं कि अगर आप किसी के जमाई हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संरक्षित बिहार राज्य दामाद आयोग में आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सर्वाधिकार विशेष लोगों तक ही सीमित है। दोस्तों, खान सर, जिन्हें देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनूठे अंदाज और प्रेरणादायक शिक्षण के लिए जाना जाता है, हाल ही में अपनी शादी को लेकर के सुर्खियों में छाए हुए हैं। जहां उनकी शादी की खबर ने सोशल मीडिया से लेकर के गली मोहल्लों तक तहलका मचा दिया है। हर कोई उनकी दुल्हन के बारे में जानने को उत्सुक था और जब रिसेप्शन में उनकी पत्नी को घूंघट में देखा गया तो फिर चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। अब इसी घूंघट को लेकर के खान सर ने बता दिया है कि आखिर उनकी पत्नी घूंघट में क्यों थी। इस विवाद पर खान सर ने अपनी पहली बार खुल करके बात की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि घूंघट उनकी पत्नी की पहली पसंद थी। खान सर ने बताया है कि मैंने उन्हें घूंघट हटाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जब उनकी इच्छा थी कि वे रिसेप्शन में सबसे अलग और अनोखे दिखे। जब खान सर की पत्नी, जिनका नाम एमन सिद्दीकी उर्फ जीनत है, उनका कहना था कि शादी जैसे खास मौके पर हर कोई मेकअप और फिर भारी भरकम कपड़ों में नजर आता है। ऐसे में वे अपनी परंपरा और फिर संस्कृति को अपनाते हुए घूंघट में सबसे अलग दिखना चाहती थी। जहाँ खान सर ने अपनी पत्नी की इस इच्छा का सम्मान किया और उनकी बात को स्वीकार किया। ये छोटी सी घटना हमें ये सिखाती है कि सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ आधुनिकता नहीं, बल्कि अपनी पसंद को बिना किसी दबाव के चुनने की आज़ादी भी है। खान सर की पत्नी हैं, बिहार के सिवान जिले की रहने वाली हैं, जहाँ वह अपनी बहन के साथ दिल्ली में रहती थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जीनत का परिवार आज भी सिवान के एक गांव में रहता है। खास बात यह है कि खान सर का ननिहाल भी सिवान में ही है, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच पहले से ही एक रिश्ता था। ये शादी दोनों परिवारों की सहमति और फिर खुशी के साथ संपन्न हुई। जीनत की सादगी और उनकी परंपराओं के प्रति लगाव ने न केवल खान सर को प्रभावित किया, बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच भी एक नई चर्चा शुरू कर दी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में 1000 लड़कों के बीच कितनी लड़कियां हैं? यानी कि 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की कितनी संख्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लिंग अनुपात में बड़ा अंतर आ रहा है। बिहार में लड़कियों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। ये हम नहीं बल्कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली की ओर से जारी रिपोर्ट कह रही है। जहाँ नागरिक पंजीकरण प्रणाली ने पिछले दिनों ये रिपोर्ट जारी की है। ऐसे में राज्य में लड़कियों की संख्या में कमी आना चिंताजनक है। दरअसल बिहार में देश में जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज किया
किया गया है। बिहार में 1000 लड़कों में सिर्फ 891 लड़कियों ने जन्म लिया है। CRS ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका आधार साल 2022 को बनाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में साल दर साल लिंगानुपात में कमी दर्ज हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में साल 2020 में 1000 लड़कों पर 964 लड़कियां थी। साल 2021 में ये लिंगानुपात और गिरा। साल 2022 में 1000 लड़कों पर 891 लड़कियां रह गई। यह CSR की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में साल 2020 में हर साल लड़कों की तुलना में कम लड़कियां पैदा हुई है। जब प्रदेश में यानी कि बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात घटने की वजह यही है, जब बीते 2 वर्षों में ही इसमें 73% लड़कियों की कमी दर्ज की गई है। हालांकि सबसे अधिक लड़कियों के जन्म के मामले में बिहार का रिकॉर्ड बेहतर है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभागों के कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसमें नीतीश कैबिनेट ने बिहार में छोटे एयरपोर्ट को विकसित करने को लेकर किए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिहार के 6 शहरों में बंद पड़े एयरपोर्ट को नए सिरे से चालू किया जाएगा। ये 6 एयरपोर्ट बिहार के दरभंगा, तिरहुत, कोसी और फिर मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। जहाँ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से आए प्रस्ताव पर विचार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने मधुबनी के भोर, सुपौल के वीरपुर, चंपारण के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर के पताही, सहरसा और फिर मुंगेर एयरपोर्ट की उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण नई दिल्ली और फिर बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी ये नहीं चलेगी। दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कल बिहार पहुंचे थे। यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे। संजय सिंह बिहार के लिए पार्टी के प्रभारी भी हैं। उन्होंने राज्य की राजधानी में संवाददाताओं से कहा कि जहां उन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के धरने में हिस्सा लिया। एक्स पर संजय सिंह ने लिखा है कि दिल्ली में गद्दारी, बिहार में यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बीजेपी दिल्ली से बिहारी भाइयों को भगा रही है, उस बीजेपी को बिहार से भगाओ। दिल्ली में बिहार के लोगों के घर उजाड़े जाने के विरोध में पटना में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। जब संजय सिंह ने उन नटकरों के बारे में पूछा था कि दिल्ली और फिर पंजाब में अपनी पकड़ बनाने वाली आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा है कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसका विवरण केंद्रीय नेतृत्व द्वारा समय आने पर तय किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बिहार और फिर पूर्वांचल के प्रवासियों के साथ दुश्मन देश के नागरिक जैसा व्यवहार कर रही है। उन्हें बेघर किया जा रहा है क्योंकि झुग्गियों को बदला लेने के लिए ध्वस्त किया जा रहा है। हम बिहार के लोगों से राज्य में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट देने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, पूर्णिया की आरजेडी महिला नेता बीमा भारती का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाने के बोल है, लालू यादव डर लो ना, तेजस्वी ना डरतोगे, अब की बार आरजेडी अकेले लड़तोगे। इस गाने को सिंगर ओम प्रकाश अकेला और फिर नेहा पाठक ने गाया है। इस गाने के वीडियो यूट्यूब पर देखा जा सकता है। इस गाने पर आरजेडी की महिला नेता बीमा भारती अपने समर्थकों के साथ जम करके ठुमके लगाए। रुपोली की कई महिलाएं और फिर पुरुष इस वीडियो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बीमा भारती के वायरल वीडियो में ये लिखा है कि कुछ लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन गाँव की रीति रिवाज को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में कल मंगलवार से दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश हो गया है। इस साल भी मानसून पूर्वी भाग से ही प्रवेश किया है। जब सीमांचल के जिलों से होते हुए मानसून अंग प्रदेश पहुंचा है। जब कल मानसून की पहली बारिश कोसी, सीमांचल और फिर अंग प्रदेश के कुछ जिलों में हुई है। इनमें बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 48 घंटे के दौरान पूरे बिहार में मानसून के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। जहाँ अगले सोमवार तक लगभग पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं। जहाँ सुपौल से होकर के गुजर रही मानसून, वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों में मानसून के प्रभाव से पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं। मानसून की वर्तमान उत्तरी सीमाएं दिशा इंदौर, हजारीबाग, सुपौल से होकर के गुजर रही है। वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश और फिर उससे सटे गंगोत्रीय पश्चिमी बंगाल की ऊपर सक्रिय है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंरचना समुद्र तल से लेकर के लगभग 7.6 किलोमीटर ऊंचाई
तक फैला हुआ है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 3 घंटे में सीवान, सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और फिर वज्रपात के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार के 31,000 से ज्यादा स्कूलों में नया काम होगा। दोस्तों, बिहार की सड़कों को जाम से निजात और ट्रैफिक की निगरानी के लिए एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। बैठक में यह फैसला हुआ है। ये बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बात यह है कि बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें भारत सरकार के स्तर पर चल रही सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति और फिर डीपीआर प्रगति की जानकारी ली गई। इस बैठक में मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि जाम से निजात दिलाने के साथ साथ ट्रैफिक की निगरानी के लिए एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का भी निर्णय लिया गया है। जब बैठक के क्रम में नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं के संरेखन का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने जानकारी दी है कि कई योजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। जल्द ही धरातल पर इसका स्वरूप देखने को मिलेगा। जहां नितिन नवीन ने सभी संवेदकों को सख्त हिदायत देने को कहा है कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। आगे मंत्री ने कहा कि बिहार को एक मजबूत, आधुनिक और फिर समावेशी सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए बिहार सरकार दिन रात काम कर रही है, जब प्रदेश में अब विकास की राह और भी रफ्तार पकड़ेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अचानक कांग्रेस के नेताओं ने महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत की। मिलने पहुंचे तेजस्वी से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं में प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान शामिल थे। जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के तेजस्वी से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। जहां कांग्रेस नेताओं ने यह भी कह दिया है कि सीटों का चयन सही तरीके से किया जाए, एक सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में रहे, इस बात का ख्याल रखा जाए। महागठबंधन के मजबूत प्रत्याशी रहेंगे तब ही एनडीए के प्रत्याशी को चुनाव हरा पाएंगे। आपको बता दें कि 12 जून को महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई थी। तब सभी घटक दलों को चुनाव लड़ने वाली सीटों का ब्यौरा देने को कहा गया था। जिसके बाद 15 जून को कांग्रेस के बड़े नेताओं की रविवार की देर शाम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि संभावित नाम समन्वय समिति की बैठक में ही सभी घटक दलों के साथ दी जाए। अब तक महागठबंधन की 4 बैठक हो चुकी है। आगामी बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। दोस्तों, बिहार में हेलीकॉप्टर से विदाई का सपना अधूरा है। आपको बता दें कि बिहार में जहानाबाद जिले में एक दूल्हा हेलीकॉप्टर से शादी के बाद विदाई के लिए पहुंचा, लेकिन जिला प्रशासन ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। इसके परिणाम ये हुआ है कि दूल्हा और दुल्हन ने गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर में 7 फेरे लिए। इसके बाद उन्हें गया एयरपोर्ट से जमशेदपुर के लिए विदा किया गया। ये घटना मोहिद्दीनपुर गाँव में घटी है। यहाँ पर रामानंद दास, जो कि मोहिद्दीनपुर गाँव के निवासी हैं, उन्होंने अपनी डॉक्टर बेटी की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से विदाई की ख्वाहिश रखी थी। दुल्हन की मां राजकुमारी, जो कि हाल ही में रेलवे अस्पताल से रिटायर्ड हुई थी, उन्होंने भी इच्छा जताई थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण दूल्हा दुल्हन को गया एयरपोर्ट से उड़ान भरनी पड़ी। प्रशासनिक सहमति न मिलने से दुल्हन के परिवार में निराशा और गुस्सा है। जहां रामानंद दास ने अपनी बेटी मेघा रानी की शादी 27 नवंबर को जमशेदपुर के डॉक्टर विवेक कुमार से बोध गया के एक होटल में की थी। विदाई के लिए उन्होंने अपने पैतृक गांव मोहिद्दीनपुर से हेलीकॉप्टर में बैठने की सभी तैयारियां की थी। जब उनके बेटे मृत्युंजय कुमार ने पटना से लगभग 9 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर किराए पर बुक किया था। जब दुल्हन के परिवार ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गाँव के खेत में हेलीपैड भी तैयार किया था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके चलते हेलीकॉप्टर मोहिद्दीनपुर के गाँव के ऊपर मंडराते हुए 7 फेरे के लेने के बाद जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जन्मतिथि पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को पैर के पास रखने को लेकर के राजनीतिक नूरा कुश्ती चरम पर है। भाजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमकर के घेरा है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया है। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर माफी मांगने का दबाव बनाया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अनुसूचित
समाज से माफी मांगे, नहीं तो फिर भाजपा उनके विरुद्ध प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने अनुसूचित जाति समाज के पूज्य एवं देश के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि एक तो लालू माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और उनका परिवार मुद्दे को भटका रहा है, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि लालू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका दलितों और फिर पिछड़ों के साथ किया गया बर्ताव इतिहास का हिस्सा है। अब उनका अहंकार और स्पष्ट दिख रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। जहां आरजेडी के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में एक मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश सचिव एवं मुस्लिम तेली संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद हारून और फिर मोहम्मद मुख्तार ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की, यानी कि आरजेडी में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू की अध्यक्षता में इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रणविजय साहू ने सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिन्ह, गमछा, फूलों की माला एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की जीवनी पर लिखित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना देकर के सम्मानित किया। डिजिटल डकैतों पर अब पुलिस की लाठी चलेगी। नकेल कसने के लिए डीजीपी मैदान में उतर गई है। जहां आपको बता दूं कि बिहार की गलियों से अब हथियारबंद लुटेरे नहीं बल्कि कीबोर्ड और कोड से लैस अपराधी निकल रहे हैं, जिनका निशाना आपकी जेब, बैंक अकाउंट और पहचान है। यह बिहार में साइबर क्राइम अब अपराध की सबसे खतरनाक नई शाखा बन चुका है और खुद राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने इसे पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज माना है। जब बिहार की पुलिस पर अब सिर्फ अपराधी की गोली से नहीं बल्कि साइबर ठगों के स्क्रीन से निकल रही चालाकियों से भी वार हो रहा है। यह मोबाइल कॉल, फर्जी लिंक, क्यूआर कोड और फिर क्लोन ऐप्स के जरिए आम आदमी को शिकार बनाया जा रहा है। डीजीपी के अनुसार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भले ही हो रही हो, मगर ठगी का नेटवर्क राज्य के कोने कोने तक फैला हुआ है। यह डीजीपी ने अपराधियों के इस नए जाल को काटने के लिए जिला स्तर पर 40 साइबर थानों की तैनाती करने का ऐलान किया है। हर थाना एक डीएसपी और फिर 3 प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में काम करेगा। मुख्यालय से रेंज डीआईजी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी साइबर केस की निगरानी खुद करें। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर साइबर थानों की कमियों को ठीक किया जाएगा। दोस्तों, फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने खेती से जुड़ी हुई आय बढ़ाने और फिर किसानों की फलों की पैदावार को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए एक खास योजना को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कीट प्रबंधन योजना के तहत फलों के पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए सरकार अब किसानों को सब्सिडी देगी। इस योजना का मकसद है किसानों की कमाई बढ़ाना और फसल को कीड़ों से बचा करके उत्पाद को बेहतर बनाना है। इस योजना में आम, लीची, अमरूद, केला और फिर पपीता जैसे प्रमुख फलों को शामिल किया गया है। इन फलों पर लगने वाले कीड़ों और फिर रोगों से निपटने के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का छिड़काव कराया जाएगा, जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत छिड़काव पर किसानों को 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनकी जेब पर बोझ कम होगा और फसलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों, बिहार में अब बरसात में भी बालू की किल्लत नहीं होगी। दरअसल बात यह है कि मानसून के दौरान भी बिहार में बालू का संकट नहीं रहेगा। बालू की उपलब्धता के लिए बिहार सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली है। दरअसल मानसून काल में 15 जून की रात 12 बजे से 15 अक्टूबर तक 4 महीने तक बालू खनन बंद रहेगा। एनजीटी की निर्देश पर जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए हर साल मानसून काल में नदियों में खनन बंद रहता है। इस अवधि में बालू की उपलब्धता के लिए खान एवं विद्युत विभाग ने सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट पर बालू भंडारण की व्यवस्था की है। यह ड्रोन सर्वे के जरिए सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट पर भंडारित बालू की मात्रा की सटीक माप की जाएगी। बालू की माप से उसकी मात्रा का पता चल सकेगा, जिसके बाद बालू की बिक्री शुरू हो जाएगी। इससे आम लोगों को उचित दर पर बालू उपलब्ध हो सकेगी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अनावरण किया था। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की उसी प्रतिमा को दूध से धो दिया है तथा कहा कि यह प्रतिमा अपवित्र हो गई है। भाजपा तथा आरएसएस वाले बाबा साहेब की प्रतिमा कब से लगाने लगे हैं, इसका अवश्य है। ऐसे में उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को गाय के शुद्ध दूध से धोकर के उसे पवित्र करने की कोशिश की है।
इस संबंध में रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिव सागर के प्रखंड परिषद में पहुंचकर के प्रतिमा को शुद्ध गाय की दूध से धोने का काम किया है।